ऑलराइट सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। सो एज ऑल ऑफ यू नो, हमने पिछले एक हफ्ते से आपको बताया था कि वी हैव डन अ स्पेशल टाई अप विद एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड हरी सर, whom I will be introducing in a very short while, actually sat down with us and we thought कि हम अपने पार्टनर्स को कैसे और एनरिच कर सकते हैं, कैसे और इनको हम चीज़ें सिखा सकते हैं। That is where we came up with this course from Axis Mutual Fund. इस कोर्स के अंदर में हम लोग बहुत सारी चीजें बिहेवियरल साइड पे सीखने वाले हैं। uh, हरी सर के बारे में मैं आपको बताऊं तो हरी सर इज द हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट एक्सिस म्यूचुअल फंड। ही इज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। he is a practitioner in neuro-linguistic programs. He is a blogger on personal finance और सर ने किताब भी लिखी है जिसका नाम है मनी मुनी। राइट। आई हैव हर्ड, आई हैव बीन फॉलोइंग हरी सर फॉर क्वाइट सम टाइम। ट्रेनिंग के फील्ड में ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी। फॉर लास्ट 2 decades ही इज बीन इन दिस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग्स। एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ में हरी सर बीन देयर फॉर 5 years। मेरी बहुत दिली तमन्ना थी। I was talking to Shubhrutoda for last 1 year, saying कि I wanted to host Hari sir in person in a cinematic Gurukul format with all of you physically, but for some or the other reason हम कभी इसको schedule नहीं कर पा रहे थे। And which is where जब हरी सर last month कलकत्ता आए थे और हम लोगों के साथ में ऑफिस में डिस्कशन हुआ था, that is where we said that we can actually organize a proper course, कि हम एक कोर्स के माध्यम से अगर हम बातें करें, चीजों को सिखाएं, तो वो ज्यादा अच्छा वैल्यू ऐड होगा। एंड सर वाज काइंड इनफ टू confirm that yes, if the course really goes well, then we will do a bonus session towards the end, which is going to be the fifth class, जहाँ पे हम उनको physically live भी सुनेंगे। Right. So this is one Axis Edge ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू। ये सिर्फ एक सेशन नहीं होने वाला दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 4+1 5 सेशंस होने वाले हैं। एंड इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन बिहेवियर, सेल्स वगैरह वगैरह हम लोग सीखेंगे। सो आप लोगों के साथ में ऑलरेडी स्केड्यूल शेयर किया हुआ है कि अगली क्लासेस कब कब है, किस किस टॉपिक पर है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दिस टॉपिक गोज बाय द नेम ऑफ टू माइंड्स। सो टू माइंड्स को लेकर के हरी सर का क्या ओपिनियन है, हाउ हाउ वी एक्चुअली रीड इनटू अ कस्टमर्स माइंड, हाउ डू वी कन्विंस हिम फॉर आवर ट्रेड, इज समथिंग दैट वी विल बी लर्निंग इन टुडेज सेशन। So with that background, I am opening it live to Hari sir. Sir, already more than 115 people have joined, and I've been told that around 200 people might get into this class eventually as we progress. So on that note, over to you, Hari sir. Thank you, Hitesh ji. Thank you so much for the wonderful introduction and the opportunity जो हमें मिला है आपके माध्यम से. Good evening and namaskar to all of you. Welcome to this very exciting journey of 4 to 5 sessions. And as Hitesh ji बता रहे थे, उन्होंने काफी मेहनत की, उनकी पूरी टीम के साथ बैठ के उन्होंने समझने की कोशिश की कि व्हाट आर दी मॉड्यूल्स जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। एंड उसी के बेसिस पे हमने ये सारा कुछ डिजाइन किया हुआ है। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी 4 या 5 सेशन हम करेंगे बने रहिएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेशन अटेंड करें, उसके बाद फॉलोअप सेशंस भी अटेंड करते जाएं, विच विल रियली ऐड वैल्यू। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम वही मॉड्यूल्स आपके सामने लाएं जो इंटरेस्टिंग हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल चीजों के साथ कनेक्ट करके हम ये बताने की कोशिश करें कि कैसे आप आपके बिजनेस में इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट मी गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है टू माइंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। टू माइंड्स का जो सब्जेक्ट है, नाम टू माइंड्स है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे माइंड एक ही होता है, लेकिन हमने टू माइंड्स क्यों रखा है इसको भी हम समझेंगे कुछ समय में। लेकिन थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये टॉपिक किस चीज पर आधारित है। ये टॉपिक आधारित है बिहेवियरल फिनांस के ऊपर, और मेरे हिसाब से ये ऐसा टॉपिक है जो
भारत में बहुत कम एडवाइजर्स अपने इन्वेस्टर्स या निवेशकों के साथ करते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम इस चीज को अपने क्लाइंट्स को समझा पाए तो मेरे हिसाब से हम सबका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लाइंट्स लंबे समय तक हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरी कोशिश है कि इसको हम इंटरेक्टिव रखें। और इंटरेक्टिव रखने के लिए मेरी आदत है कि मैं बहुत सवाल पूछता हूँ। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जवाब देते जाइएगा, बिकॉज हम फिजिकल सेशन में तो हम समझ लेते हैं कि कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे एक ही तरीका है समझ में आएगा कि आपका पार्टिसिपेशन है कि आप चैट के माध्यम से जो भी सवाल मैं पूछूंगा आप उसके जवाब देते जाइएगा। बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होगा। एक्साइटिंग होगा उतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। शुरुआत करता हूँ एक छोटे से सवाल से आप लोगों के साथ, बिकॉज मेरे ख्याल से हम सब ने अभी चाय पी ली होगी एंड अवर माइंड वुड बी वेरी फ्रेश। सो सिंपल ट्रिविया के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों का ये सेशन। सवाल ये है कि मान लो मैं आज आपको 100 रुपए देता हूँ, या मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि हम नेक्स्ट वीक दोबारा से मिलेंगे, उस वक्त मैं आपको 101 रुपए दूंगा। आज 100 रुपए, या एक सप्ताह बाद 101 रुपए, आप क्या लेना पसंद करेंगे? जस्ट टाइप इन द चैट 100 और 101। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत फास्ट आप लोगों का एक्शन हो रहा है, फटाफट मुझे आंसर्स दिख रहे हैं। 100 100 100, कुछ लोगों ने 101 भी डाला है। बट व्हाट आई कैन क्विकली रीड थ्रू एंड फिगर आउट इज, बिल्कुल, क्लास बहुत इज बढ़िया। डिवाइडेड, आधे लोग 100 पे हैं, आधे लोग 101 पर हैं। हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द क्विक रिस्पॉन्सेस। ऐसे ही सिंपल सवाल आप लोगों से पूछता जाऊंगा। इसका सही जवाब हम सेशन के एंड में देखेंगे। शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या लेना था या क्या लेना चाहिए था। पर अगर मैं क्विकली आपसे ये फॉलो अप सवाल पूछूं, खासकर जिन्होंने 100 सेलेक्ट किया है, 100 सेलेक्ट किया है, आपने 100 क्यों सेलेक्ट किया? आपने 101 क्यों नहीं लिया? वन और टू पीपल कैन रेस्पॉन्ड इन द चैट। व्हाई डिड यू चूज 100 टुडे एंड नॉट 101 आफ्टर 1 वीक? आज मिलेगा, ओके। अर्ली इन्वेस्ट, ओके। 1 वीक मनी इन्वेस्टेड इन मार्केट, ओके, बिल्कुल। मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, ओके। पैसा बढ़ सकता है, वैल्यू ऑफ 100 विल कम डाउन, ओके। टुमारो नेवर कम्स, अच्छा। ओके। टाइम मेक इट मोर वैल्यूएबल, ओके, ग्रेट। 1% इंक्रीमेंट, ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर क्विक रिस्पॉन्सेज। जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ सिमिलर रिस्पॉन्सेस आते हैं। बहुत कॉमन सवाल आता है, कॉमन रिस्पॉन्स आता है कि एक सप्ताह कौन इंतजार करेगा, वो विल वेट फॉर 1 वीक, एंड देयर इज नो गारंटी दैट हरी विल कम अगेन नेक्स्ट वीक एंड गिव 101, राइट। तो कल किसने देखा, सिंपल सी बात है। और आप में से काफी लोगों ने वो भी लिखा हुआ है कि कल किसने देखा, अनसर्टेनिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप 100 लेना पसंद करोगे या 101, याद रखिए आपने एक डिसीजन लिया, यस और नो। डिसीजन क्या लिया कि मैं 100 लूं या 101? इसेंशियली आपने एक डिसीजन लिया, शुड आई चूज 100 और 101? राइट और रॉन्ग हम बाद में देख लेंगे, बट इंपॉर्टेंटली हम सबने डिसीजन लिया कि मैं ये चूज कर लेता हूं या मैं ये चूज कर लेता हूं, विच इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम इज। कि आप और मैं रोज अनगिनत डिसीजंस लेते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट। इनफैक्ट हम पिछले रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल सवेरे कितने बजे उठना है। ये भी डिसीजन होता है कि मैं 5 बजे उठूं कि 6 बजे उठूं। फिर अलार्म बजती है तो हम सोचते हैं कि और 10 मिनट सो जाऊं कि जल्दी उठ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर वक्त हम डिसीजन लेते हैं, कौन से कपड़े पहने, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, कौन सी मूवी देखें, कौन सा गाना सुने, कौन सी किताब पढ़ें, वगैरह वगैरह। अनगिनत डिसीजंस आप और मैं रोज लेते हैं। बट आज हम देखेंगे कि ये डिसीजंस हम कैसे लेते हैं, right? So the objective of today's program is how does the mind make those decisions? और उसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। बहुत खूबसूरत सिस्टम्स हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसको बहुत सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इम्पोर्टेंटली
ये जो सिस्टम 1 एंड 2 हम सीखेंगे, इसको अपने बिजनेस में कैसे यूज करें। जब हम क्लाइंट्स को मिलने जाएं तो इसी सिस्टम 1 एंड 2 का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे हम भी ये देखें कि हम क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस करें म्यूचुअल फंड का बिजनेस अपने साथ करने के लिए, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज आपका माइंड जिस तरीके से काम करेगा, ठीक उसी तरीके से आपके इन्वेस्टर का भी माइंड काम करने वाला है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, right? So let us understand how do we make decisions. And I'm going to begin with a story of two investors. दो निवेशकों के बारे में हम पहले समझेंगे कहानी उनकी, और ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो यूएस में हुई थी। तो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी। पहला जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ या रियल लाइफ इंसिडेंट बताने वाला हूँ, वो है ग्रेस ग्रोनर नाम की एक महिला के बारे में। तो थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। ग्रेस ग्रोनर का जो जन्म हुआ था यूएस में, एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। और अनफॉर्चुनेट ये थी कि जब वो 12 साल की थी, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। शी लॉस्ट हर पेरेंट्स एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। अब आप समझ सकते हो कि इस कम उम्र में जब माता पिता चले जाएं, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो पढ़ाई पर होता है, एजुकेशन पर होता है। और वही इनके साथ हुआ। वो पढ़ नहीं पाई, बहुत मुश्किल से इन्होंने 10वीं कक्षा की। और इनको क्या किया गया था, जैसे ही उनके पेरेंट्स चले गए, उनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें कोई अनाथ आश्रम में जाके जमा कर दिया, ऑर्फनेज में जाके जमा कर दिया। बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ समबडी एल्सेस चाइल्ड। तो पढ़ाई बहुत मुश्किल से 10वीं तक की। लेकिन आगे क्या करें, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज्यादा कर नहीं सकती, बिकॉज पैसे नहीं है। और पैसे चाहिए बिकॉज अपने आप को सस्टेन करना है, खाना खाना है रोज, ऐसा नो। तो इन्होंने क्या किया, 10वीं के बाद धीरे धीरे काम ढूंढना स्टार्ट किया। और इनको एक नौकरी मिल जाती है एबट लेबोरेटरीज में एज अ स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर आप में से जो जो काफी सीनियर होंगे शायद जानते होंगे, एक जमाने में स्टेनोग्राफर कम टाइपिस्ट का एक रोल होता था कंपनियों में, जो सॉर्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट वाला काम करते थे, प्लस टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड का काम करते थे। आज ये जॉब प्रोफाइल नहीं रहा, बट इस महिला ने एज अ स्टेनोग्राफर ज्वाइन किया एबट लेबोरेटरीज। और 60 साल की उम्र तक, तो लगभग लगभग इन्होंने 19-20 साल की उम्र में इन्होंने ये कंपनी को ज्वाइन किया एज स्टेनोग्राफर। 60 साल की उम्र तक इन्होंने काम किया उसी कंपनी में, उसी जॉब प्रोफाइल में। यानी कि वो जब रिटायर हुई 60 साल में, तब भी वो स्टेनोग्राफर करके रिटायर हुई। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम समझ लेते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल थी। हमेशा एक सिंपल 1 बेड अपार्टमेंट में रहती थी। कभी इन्होंने खुद की पर्सनल गाड़ी खरीदी नहीं, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी, मॉडेस्ट लाइफस्टाइल था। क्रिकेट का शायद इनको बड़ा शौक था। अपनी जिंदगी में वो सेंचुरी मार के गई, 100 साल तक वो जिंदा थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक वो जिंदा थी, कोई ग्रेस ग्रोनर को जानता नहीं था। नोबडी न्यू अबाउट ग्रेस ग्रोनर। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है, अचानक यूएस में न्यूज फ्लैश होता है और ये बहुत पॉपुलर हो जाती है। पॉपुलर इसलिए हो जाती है बिकॉज न्यूज में ये आता है कि इस महिला ने अपने स्कूल के लिए, जहां पे उसने पढ़ाई लिखाई करी थी, $7 मिलियन वो दान में छोड़ गई एज चैरिटी। अब आप समझ सकते हैं इस बैकग्राउंड के साथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर इतना पैसा समझ में आए, रिपोर्ट हो जाए कि इतने पैसे थे, तो कहीं ना कहीं अलार्म बेल स्टार्ट हो जाते हैं कि इतने पैसे आए कहां से। तो वहां पर भी एक अर्नब गोस्वामी था जो अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन चलाना स्टार्ट किया उसने। और 2-3 महीनों के बाद पता चला कि इस महिला ने बहुत ही सिंपल काम किया था, जिसके कारण वो $7 मिलियन इकट्ठा कर पाई। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं उन्होंने क्या किया होगा? वो सिंपल चीज क्या होगी? चैट का इस्तेमाल करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा वो। SIP वंडरफुल, म्यूचुअल फंड ओके, इन्वेस्ट यस, ओके, शेयर्स, सेविंग MF, ग्रेट, स्टॉक मार्केट यस। शरद जी ने बिल्कुल सही बताया, यस, वेरी नाइस। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब वो 21-22 साल की थी, तो इन्होंने सिर्फ
3 शेयर्स खरीदे थे एबट फार्मा के। जिस कंपनी में वो काम करती थी उसी कंपनी के सिर्फ 3 शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। लेकिन इन्होंने इन 3 शेयर्स को अगले 75 साल तक नहीं बेचा। 75 ईयर्स तक ये शेयर्स उन्हीं के पास थे। अब आप समझ सकते हैं 75 ईयर्स इज 3/4 ऑफ अ सेंचुरी, और उसमें न जाने कितने बार डिविडेंड्स, बोनसेस, स्प्लिट्स हुए होंगे, और यही पैसा बढ़ता 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 $7 मिलियन बन गया। अब हम सब जानते हैं, थियोरी के हिसाब से हम सब जानते हैं कि इक्विटी में लंबे समय तक बने रहेंगे तो पैसा बनता है। कंपाउंडिंग 75 ईयर्स की थी इनकी, हम सब जानते हैं। वॉरेन बफे का भी अगर हम कहानी देखें, सुने, तो उनकी भी कंपाउंडिंग 75-80 ईयर्स की है। अब चैलेंज अपने कॉन्टेक्स्ट में कहां पे आता है? हम सब जानते हैं, हमारे निवेशक भी जानते हैं ये बात को, कि लंबे समय में कंपाउंडिंग ज्यादा होता है, पैसे अच्छे बनते हैं। लेकिन आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं कि सर 20, 25, 40 साल के लिए निवेश करिए, तो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स, जब हम स्टेटमेंट देते हैं कि सर इन्वेस्ट फॉर 30-40 ईयर्स, उनका रिस्पॉन्स ऐसा आता है जैसे कि हमने उनसे किडनी मांग ली हो। ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कुछ मांग लिया है जो वो कर ही नहीं सकते। पर हम यहाँ पे कहानी देख रहे हैं, किसी ने 75 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग कर रखा है, राइट। तो ये उनकी कहानी थी, और जैसी इनकी कहानी के बारे में सारे चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगी, यूएस में एक और कहानी निकल के आई कुछ हफ्तों बाद। और ये जो कहानी आई यूएस में, वो थी रिचर्ड फुस्कोन की। अब इनका भी मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं। रिचर्ड फुस्कोन ने एमबीए किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, जो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट थी उस वक्त की। वहां से उन्होंने एमबीए करके एक कंपनी में ज्वाइन किया जिसका नाम है मेरिल लिंच। हम सबने सुना होगा इस कंपनी का नाम, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म थी। और इनकी कैरियर ग्राफ आप देखेंगे तो इन्होंने इस कंपनी में इतने तेजी से ग्रो किया कि वो बहुत ही कम उम्र में उस कंपनी के वाइस चेयरमैन बन गए। बहुत तेजी से इनका ग्राफ बढ़ा, वेरी फास्ट ग्रोथ। ऑब्वियसली ग्रोथ के साथ पैसा भी काफी आया, और कहीं ना कहीं उस कैरियर के फेज में पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट रिचर्ड फुस्कोन एज एन एक्सपर्ट। इन्हें फिनेंस का एक्सपर्ट माना गया। वो भी न्यूज चैनल में आते थे, अपनी टिप्पणियां देते थे, रिकमेंडेशंस देते थे, सजेशंस देते थे कि निवेशकों ने क्या करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ही वाज कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने इतना पैसा बना लिया था कि 40-42 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इतने कम साल में उन्होंने रिटायरमेंट ली, बिकॉज इन्होंने इतना ग्रो कर लिया था अपना करियर में, पैसे इतने इकट्ठे कर लिए थे, इन्हें लगा अभी बस हो गया, अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मुझे वो सब चीजें करनी है जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। और इन्होंने कम उम्र में रिटायरमेंट ली। अब इनका न्यूज क्यों आया? इनका न्यूज इसलिए आया बिकॉज रिटायरमेंट के कुछ सालों में इनका न्यूज फ्लैश हो गया कि इनके सारे पैसे खत्म हो गए और ये बैंकरप्ट हो गए। तो बैंकरप्ट जब हो गए तो ये न्यूज हुआ। न्यूज इसलिए हुआ बिकॉज ये एक्सपर्ट थे फिनेंस में, इन्वेस्टमेंट में। और मान लीजिए कि अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, डॉक्टर के पास हम सब जानते हैं, जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलता है कि आप स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल मत पीजिए। लेकिन मान लो डॉक्टर ये सब कुछ करता हो, राइट, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज होता है। ठीक उसी तरीके से इनके साथ भी लाइफ था कि ये तो थे एक्सपर्ट फिनेंस और इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इनके पास ही पैसे नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे भी फिर पता लगाया गया कि इनके पास पैसे क्यों नहीं थे, या इनके पैसे सारे खत्म क्यों हो गए। तो डेटा ये बताता है, एनालिसिस ये बताता है कि इन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर रखा था, प्रॉपर्टीज में। और ये बड़े बड़े आलीशान मैंशन में रहते थे, 20,000 स्क्वायर फुट के मैंशन में वो रहते थे। अब आप सोचिए, इतना बड़ा आलीशान मैंशन में रहना, मेंटेन करना, लोन सर्विस करना, ईएमआई देना कितना मुश्किल हो सकता है जब आपके पास जॉब नहीं हो। तो यही सारा रीजन के कारण उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दुनिया के लिए तो ये एक्सपर्ट थे, लोगों को बोलते थे कि पैसों को डाइवर्सिफाई करके निवेश करिए, लेकिन इनका सारा पैसा रियल एस्टेट में था।
ठीक है। और इनको ये एक्सपर्ट थे, फिनांस के बारे में सब कुछ जानते थे। तो हमने दो कहानी देखी ग्रेस ग्रोनर की, जिनको इन्वेस्टमेंट का एबीसी भी नहीं पता था, लेकिन वो बहुत सारा पैसा बना गई। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन थे, जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में सब जानकारी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं बचे। तो ये दोनों कहानियां बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। और इस कहानी से एक चीज बहुत क्लियर या साफ समझ आती है कि वेल्थ का एजुकेशन के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। राइट। अच्छा क्वालिफिकेशन शायद आपको अच्छी नौकरी दे सकता है, अच्छा डेजिग्नेशन दे सकता है, अच्छी इनकम दे सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो कुछ तो बात है जो डिसाइड करता है कि लोग वेल्थ करेंगे, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो ये दोनों कहानी से ये समझ आती है कि इन्वेस्टिंग इज नॉट द स्टडी ऑफ फिनांस। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में सिर्फ फाइनेंस के प्रोफेसर्स के पास होना चाहिए था, बिकॉज फाइनेंस की सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनके पास है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शायद ऐसा नहीं है। शायद हमारे सब फाइनेंस के प्रोफेसर सबसे वेल्दी नहीं है। तो नॉलेज अलोन सफिशिएंट नहीं है। कुछ तो है नॉलेज के अलावा जो डिसाइड करता है कि निवेशक सक्सेसफुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और वो जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं बिहेवियर, व्यवहार। ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे निवेशक भी देखो, बाजार में पैसे बनेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन निवेशक पैसे बनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कैसे तय होगा कि हमारे निवेशक पैसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ये उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर होगा, उसके बिहेवियर के ऊपर निर्भर होगा। और हमारा एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी पैसे बना सकता है। वो शायद 10वीं कक्षा पास हो या ना हो, मेल हो या फीमेल हो, उसकी अपब्रिंगिंग कोई भी हो, कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पैसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। कोई फिल्टर नहीं है, कोई प्री कंडीशन नहीं है कि आप इस घर से आएंगे तभी आप वेल्थ बना पाएंगे, आप ये क्वालिफिकेशन लेकर आएंगे तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। बिल्कुल नहीं है। एक ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर। और ये बहुत क्रिटिकल है। और जैसे मैंने शुरुआत में बताई, थियरी हम सब जानते हैं, निवेशक भी जानते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि बिहेवियरल फिनांस क्यों इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये सेंसेक्स का चार्ट है। 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू 100 रुपए की थी। आज 2025 में हमने देखा वो नीचे भी आया, फिर 82 पे गया, फिर हमने फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन इसको 80,000 पकड़ लेते हैं। तो 1980 में 100 रुपीज की वैल्यू थी, आज वो लगभग 80,000 की वैल्यू है। तो आपके हिसाब से इस 45 साल में ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न बना होगा? 100 has become 80,000, 800 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो हर साल का रिटर्न आपके हिसाब से कितना होगा इसका? ओके, 15%, 16.5। ओके, सो मोटा मोटी 15 से 16% के आसपास का रिटर्न साल का बना हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब जानते हैं ये फैक्ट, और हमारे निवेशक भी इसके बारे में काफी सुनते हैं। बाजार में न्यूज आती है कि रिटर्न लगभग इक्विटी ने 15-16% का बना के दिया है। राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से कितने प्रतिशत निवेशकों ने अपने इन्वेस्टमेंट में 15-16% का रिटर्न देखा है? तो द आंसर इज वेरी लेस परसेंटेज। ठीक है। ऑफिशियल डेटा हमारे पास है नहीं, बट कुछ स्टडीज के हिसाब से ये बोला जाता है कि भारत में सिंगल डिजिट, ठीक है, सिंगल डिजिट
परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स ने ही वेल्थ क्रिएट किया है। सिंगल डिजिट का मतलब है मैक्सिमम 9% हो सकता है, 9%, राइट। तो आप में से काफी लोगों ने 4-5% डाला है, 6% डाला है, मेरे ख्याल से मोटा मोटी उतना ही होगा, राइट। तो आप ध्यान से समझिएगा, सभी जगह न्यूज यही है, सब लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि इक्विटी ने 15-16% का रिटर्न दिया है, लेकिन निवेशकों को 15-16% का रिटर्न नहीं मिला है। तो गया कहाँ ये रिटर्न, और ये इसकी वजह क्या है, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन इट इज कनेक्टेड टू बिहेवियर। तो बिहेवियर कैसे है, इक्विटी में पैसा बनाना है तो सिंपल फॉर्मूला है कि जब बाजार सस्ता हो तो बाई कर लो, खरीद लो, एंटर करो। जब बाजार महंगा हो जाए तो एग्जिट कर लो। सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये भी सब जानते हैं, बाई सेल, बाई लो, सेल हाई, करेक्ट। लेकिन ज्यादा करके निवेशक कब आते हैं बाजार में, ज्यादा करके निवेशक बाजार में तब आते हैं जब बाजार ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, राइट। अब लोग क्यों आते हैं जब बाजार ऊपर जा रहा है, बिकॉज जैसे ही बाजार ऊपर जा रहा होता है, कहीं ना कहीं आसपास यही चीजें सुनने में आती है कि मेरे म्यूचुअल फंड ने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, मेरे स्टॉक ने 5 गुना कर दिया, 100% रिटर्न बना लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही सब चीजें चलती रहती है, हर जगह न्यूज यही है कि बाजार में बहुत बढ़िया रिटर्न बन गए। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने निवेश नहीं किया है उनके दिमाग में आता है कि यार मैं अकेला ही हूं जो जिसने शायद इस रैली को मिस कर दिया है, और मैं इसको आगे मिस नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इस बाजार में एंटर कर लेता हूं। लेकिन वो कब एंटर करता है, जब बाजार ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। और जब वो एंटर करता है यानी कि उसने ऑलमोस्ट हाई लेवल पे एंटर कर दी, एंड बाजार साइकिल में चलता है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा बाजार में। तो जैसे ही वो हाई लेवल में एंटर करता है, कुछ महीनों बाद, सालों के बाद बाजार नीचे आ जाती है। तो जैसे ही बाजार नीचे आती है, उसने हाई लेवल पे एंटर किया, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो उसे लगता है ये तो सही नहीं हुई, एग्जिट कर लेता है और दोबारा एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर कब एंटर करेगा, तब एंटर करेगा जब बाजार वापस ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो दोबारा एंटर वो हाई लेवल पे करता है। तो यही सिलसिला चलता रहता है, जारी रहती है, जिसके कारण वो गलत डिसीजन कर देता है, करेक्ट। तो क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मैं 10 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले मुंबई में एक इन्वेस्टर का प्रोग्राम कर रहा था, और आप देख सकते हैं पिछले, अगर आप 15 अप्रैल के पहले देखें, राइट, 15 अप्रैल के पहले बाजार नीचे 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 आना स्टार्ट हो गई थी। ट्रंप ने 2 तारीख को टैरिफ अनाउंस किया, 7 तारीख को बाजार में बड़ा करेक्शन देखा हमने, ठीक है। और उसी के कुछ एक सप्ताह के आसपास मैंने सेशन किया था, तो मैंने लोगों को पूछा कि इस बाजार में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो सब बोले कि अभी पता नहीं और क्या होगा, रुक जाते हैं, वेट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 15-16 अप्रैल से आप देखेंगे बाजार वापस सडन बाउंस बैक कर दी, और जैसे ही बाउंस बैक किया, अब लोगों को लगा कि यार इसमें घुस जाना चाहिए, लेकिन बाजार ऊपर की तरफ है, तो वो चढ़ गए उस बाजार में। लेकिन फिर हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन हो गई, फिर बाजार ने करेक्शन दिया थोड़ा, फिर बाजार ऊपर आ गई। अब इसमें होता क्या है, निवेशक फंस जाता है, राइट। तो वो कोशिश करता है कि वो बाजार में एंटर करे, लेकिन तब एंटर करता है, साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है, जब जब बाजार ऊपर है हम ऑटोमेटिकली उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नीचे वाले बाजार में थियोरेटिकली हम जानते हैं कि घुसना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं अभी घुस जाऊं, फिर लगता है नहीं नहीं शायद थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा रुक लेते हैं, और रुकने के चक्कर में वो टाइम करीब नहीं कर पाते, एंटर कर ही नहीं पाते, राइट। तो इसके कारण होता क्या है, इसके कारण हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, जैसे हमने सेंसेक्स की बात की, सेंसेक्स ने 16% का रिटर्न साल का बना के दिया, बट हर एक इन्वेस्टर को 16% का रिटर्न नहीं मिला है। सिर्फ सिंगल डिजिट में कुछ लोगों को 16% का रिटर्न साल का देखने मिला है। तो ये जो गैप है, इसकी स्टडी की गई थी यूएस में, इसका सबसे पहला स्टडी किया गया था, जिसका नाम है दलबार स्टडी, DALBAR स्टडी। इसमें इन्होंने ये देखा कि जो S&P 500 का रिटर्न है,
और जो इन्वेस्टर को रिटर्न बने हैं उसमें लगभग 5% पर एनम का गैप है। तो मान लीजिए अगर S&P 500 ने 10% का रिटर्न साल का बना के दिया है, एवरेज यूएस इन्वेस्टर को सिर्फ 5% का रिटर्न मिला है, तो 5% का नुकसान हो गया, गैप हो गया। इसी को हम बोलते हैं बिहेवियर गैप। ये नुकसान क्यों हुआ? बिकॉज S&P 500 ने 10% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन इन्वेस्टर को नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला बिकॉज इन्वेस्टर ने एंट्री एग्जिट सब करने की कोशिश की, जिसके कारण उसकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो गए। तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और इन्वेस्टर के रिटर्न में जो फर्क है, गैप है, इसको हम बोलते हैं बिहेवियर गैप। ये क्यों बिहेवियर गैप है? बिकॉज ये उस इन्वेस्टर के बिहेवियर के कारण हुआ है। बिकॉज उसने एंट्री एग्जिट की, फिर दोबारा एंट्री किया, फिर एग्जिट किया, ये सारा कुछ वो करता गया, जिसके कारण उसको वो रिटर्न्स नहीं मिल पाए। राइट। इंडिया में भी ये स्टडी किया गया था, इनफैक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ये स्टडी किया गया था म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और हमने इक्विटी, डेट, हाइब्रिड तीनों कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स को स्टडी किया, और हमने भी यही देखा जो यूएस में दिखा 5% का गैप हमने देखा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में और इन्वेस्टर के रिटर्न्स में गैप है। तो जस्ट एक एग्जांपल क्विकली ले लेता हूं। यहाँ पे इक्विटी का हमने देखा 2003 टू 2022, 20 साल का हमने डेटा देखा। सारे इक्विटी फंड्स हमने जोड़ लिए, उन सारे इक्विटी फंड्स का एवरेज रिटर्न 19% का था, लेकिन निवेशकों को 14% का ही रिटर्न मिला। तो यहाँ पे भी हमने देखा 5% का गैप है। तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि बिहेवियर के कारण इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न नहीं मिलता है। और लोग उसके बाद क्या बोलते हैं? बाजार अच्छा नहीं है, इक्विटी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एंट्री एग्जिट गलत की, उनको रिटर्न अच्छे नहीं मिले। राइट। जिसके कारण ये गैप क्रिएट हो गया। अब जो हमने डिस्कस की कि निवेशक, सिर्फ सिंगल डिजिट निवेशक ही पैसे बना पाते हैं, इसी को थोड़ा सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ डेटा मैं आपको बताता हूँ। ये डेटा मेरा नहीं है, ये सेबी का डेटा है। सेबी का डेटा क्या बताता है कि कितने प्रतिशत निवेशक म्यूचुअल फंड में 5 साल के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए, ये दो डेटा FY21-22, FY22-23, डेटा पुराना है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आप ये डेटा निकाल के देखेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। राइट। तो डेटा क्या दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 3% निवेशक हैं जो 5 साल के आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ओनली 3%। तो आप समझ सकते हैं कि किन लोगों ने पैसे बनाए होंगे। ज्यादा करके निवेशक टिके ही नहीं इतने लंबा कि वो पैसे बना पाए। राइट। आपको एम्फी का भी डेटा दिखाता हूं एसआईपी को लेकर। ये एम्फी का डेटा है कि कितने प्रतिशत एसआईपी 5 साल के आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो ओनली 11%, 12% एसआईपीज आर कंटिन्यूइंग आफ्टर 5 years। यही पे हम सबकी चैलेंज है एज एन इंडस्ट्री, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी चैलेंज यही है कि कस्टमर टिकते नहीं है, और कस्टमर नहीं टिकेंगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। एज एन एएमसी हमारा भी वही चैलेंज है। तो हम सबका एक कॉमन चैलेंज है, वो ये है कि निवेशक लंबे समय तक टिक नहीं पाते। कोविड के बाद जब रैली हुआ तो हमने देखा कि बहुत तेजी से म्यूचुअल फंड के फोलियोज बढ़ते गए। तो फोलियोज बढ़ बढ़ के, फोलियोज का मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स पिछले महीने हम देखे तो लगभग 22 करोड़ हो गए। ध्यान रहिए, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट यूनिक इन्वेस्टर्स। यूनिक इन्वेस्टर्स अभी भी 5.9 करोड़ ही है इंडिया में, लेकिन एक ही इन्वेस्टर के पास 3-4 फोलियोस हो सकते हैं, जिसके कारण 22 करोड़ फोलियोस हो गए म्यूचुअल फंड में। और हमने ये भी देखा कि एसआईपी का जो बुक्स है वो हर महीने कंसिस्टेंटली बढ़ता गया, और 26,000 करोड़ महीने का होने लगा। एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि हम सब जब एसआईपी का नंबर देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हर महीने 25-26,000 करोड़ का एसआईपी बाजार में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस एसआईपी। लेकिन ध्यान रखिए कि एक तरफ पैसा एसआईपी में आ रहा है, दूसरी तरफ एसआईपी से पैसे जा भी रहे हैं, लोग रिडेम्पशन लगा रहे हैं।
एसआईपी बंद कर रहे हैं। आप में से काफी लोगों ने न्यूज ट्रैक किया होगा कि पिछले 2-3 महीनों में एसआईपी की स्टॉपेज रेशियो काफी बढ़ गए हैं। तो मार्च के महीने में एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो 128% था, यानी कि 100 एसआईपी अगर आए हैं मार्च के महीने में, 128 एसआईपी बंद भी हुए हैं मार्च में, राइट। हम वो नहीं देखते, इसलिए आपको लगता होगा शायद इस इंडस्ट्री में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम सबके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि निवेशक लंबे समय तक नहीं टिकते। हमें लग रहा था कि कोविड के बाद हमारे इन्वेस्टर्स मैच्योर हो गए हैं, अब पैसे नहीं निकालेंगे, लेकिन उन्होंने एक तरफा बाजार ही देखा था। उसके बाद जब सितंबर के बाद से बाजार नीचे आना स्टार्ट हुआ, अक्टूबर से रेदर, तब हमने देखा कि वही कहानी फिर दोहरा रही है कि लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए बहुत क्रिटिकल है कि हम कैसे हमारे निवेशकों को पकड़ के रखें। और उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उनका दिमाग काम कैसे करता है, हम सबका दिमाग काम कैसे करता है। और उसी को समझने के लिए हम पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट होता है। कब होता है पेनल्टी शूटआउट? जब कोई रिजल्ट नहीं आता, मैच होता है 90 मिनट का, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला तो मैच पेनल्टी शूटआउट में जाता है। और पेनल्टी शूटआउट में होता क्या है कि दोनों टीम से 5-5 स्ट्राइकर को मौका दिया जाता है बॉल को नेट में मारने का, और सामने वाले टीम का गोलकीपर उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है, राइट। अब ये जब पेनल्टी शूटआउट स्टार्ट होने वाला होता है तो लगभग 5-10 मिनट का गैप होता है, और इस 5-10 मिनट के गैप में जो कोच है उस फुटबॉल टीम का, वो गोलकीपर के साथ कुछ समय बिताता है, उसे कुछ समझाता है। गोलकीपर को क्यों समझाता है? बिकॉज गोलकीपर के पास 5 अपॉर्चुनिटी है, 5 मौके बॉल को रोकने का। एक स्ट्राइकर को एक ही मौका मिलना है, पर गोलकीपर एक ही है जिसको 5 मौका मिलेगा। और इसलिए पेनल्टी शूटआउट में आप काफी बार देखेंगे जो हीरो होता है वो गोलकीपर होता है, क्योंकि अगर उसने एक या दो बचा लिए तो आप पेनल्टी शूटआउट जीत जाते हो। तो इसलिए गोलकीपर के साथ कोच कुछ समय बिताता है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है। क्या स्ट्रैटेजी बनाता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, और कोच गोलकीपर को समझाता है कि जब जब फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट हुए हैं, ये पाया गया कि जो स्ट्राइकर है वो 39%, 39% समय बॉल गोलकीपर के लेफ्ट की तरफ मारता है, और लगभग 32% समय वो गोलकीपर के राइट की तरफ मारता है, और 29% जो शॉट है वो सीधा आता है, स्ट्रेट। ठीक है। और कोच इसको समझाता है गोलकीपर को कि जब स्ट्राइकर बॉल मारता है वो इतने तेजी से मारता है कि जो रिएक्शन टाइम है गोलकीपर के पास वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड होता है, और उस फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में ये जज करना कि बॉल लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, ये नामुमकिन है। और इसलिए उसे बोला जाता है कि 29% बॉल सीधा आने वाला है। जो बॉल सीधा आएगा उसको तो रोकना बहुत आसान है, उसके लिए करना क्या है, तुम्हें गोल पोस्ट के बीच में खड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। जो बॉल सीधा आएगा बस ढकेल दो, और अगर आपने ढकेल दिया आपने गोल बचा ली, आपने गोल बचा ली तो आपने मैच जिता दिया। इतना सिंपल स्ट्रैटेजी गोलकीपर को समझाया जाता है, और जाने के पहले कंफर्म भी करता है, बेटा समझ में आया तुम्हें, क्या करोगे? बोले सर कुछ नहीं करूंगा, गोल पोस्ट के बीच में खड़ा रहूंगा, जो बॉल सीधा आएगा उसी को रोकूंगा बस। बोले बहुत बढ़िया, यही करना है आपको। और गोलकीपर अभी मैदान में आ जाता है। ठीक है, पेनल्टी शूटआउट हो जाती है। अब देखते हैं पेनल्टी शूटआउट में क्या होता है। ऊपर वाले आंकड़े देखना। ये पाया गया कि गोलकीपर सिर्फ 6% समय बीच में खड़ा है, और बाकी के 94% समय उसने लेफ्ट या राइट जंप किया है, जो उसे मना किया गया था। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोलकीपर जाते वक्त तो यही बोल के निकला था कि मैं यही करूंगा,
लेकिन वहां जाने के बाद उसने एकदम ऑपोजिट कर दी। ऐसा क्यों किया होगा आपके हिसाब से? आप मुझे चैट में डालिए, या आप में से कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो भी आप बोल सकते हैं। मुझे पता नहीं आप म्यूट का अनम्यूट करके बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, तो चैट के माध्यम से बताइए कि आपके हिसाब से गोलकीपर ने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया। ऐसा क्या हो गया उस 5 मिनट में जिसके कारण उसने ये सारा चीज जो सीख कर निकला था वहां से, वो छोड़ दिया उसने। तो चैट में डालिए आप। मेरा चैट कहाँ चला गया? मुझे चैट ही नहीं दिखाई दे रहा। किसी ने डाला है क्या चैट? हाँ सर, काफी सारे चैट्स आ चुके हैं। आई मीन मोर देन 40-50 पीपल हैव रिप्लाइड। ओह, आई एम नॉट पीपल एबल आर टू सी सेइंग। दैट सडनली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। क्या हो गया इसको? सर नीचे में आपको जहाँ पार्टिसिपेंट्स है सर, वहीं पे आपको चैट बटन दिख जाएगा। आप पार्टिसिपेंट से बगल में चैट दिखेगा सर आपको। हाँ, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है। आई डोंट नो, सो आई कैन रीड इट आउट फॉर यू सर। या इफ यू कैन प्लीज, या। हाँ, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन। माइंड वर्सेटाइल है, फियर ऑफ लॉस है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, नर्वस फीलिंग है, हैबिट प्रॉब्लम है, वन ट्रैक ब्रेन, ही थिंक्स इज मोर स्मार्ट, टेंशन होती है, स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबल नहीं है, सो ओके, ही कैन टाइम द शॉट एंड डायरेक्शन हैबिट। इस तरह से कम 100 रिप्लाईज आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, चैट आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यस, बहुत Michael बढ़िया। has said the keeper to behave as he wants. यस यस, ग्रेट। सो अगेन थैंक यू सो मच। तो लेट अस अंडरस्टैंड, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी देखिए होता क्या है। गोलकीपर कोच के साथ समझ के निकलता है, स्टेडियम में वापस आता है। स्टेडियम मतलब स्टेडियम में ही रहता है, लेकिन वो उस उस एनवायरनमेंट में आ जाता है दोबारा। और जैसे ही वो अब पोजीशन लेता है, गोल पोस्ट पे जाता है, उसकी नजर स्टेडियम में पड़ जाती है। और उसे दिखाई देता है कि स्टेडियम में 10,000, 15,000, 25,000, शायद 50,000 लोग बैठे हो सकते हैं। लाखों लोग घर पे बैठ के इस मैच को टीवी पे देख रहे हैं। और सबका नजर गोलकीपर के ऊपर है, बिकॉज पेनल्टी की शूटआउट का हीरो या विलेन गोलकीपर बन सकता है। तो उसे जैसे ही ये सब चीजों को देखता है, उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। थॉट्स क्या आते हैं कि वो सोचता है कि मुझे कोच ने ये समझाया कि तुम कुछ मत करो, राइट। और वो विजुअलाइज करके देखता है कि अगर मैं गोल पोस्ट के बीच में खड़ा रहूं और पहला बॉल मेरी लेफ्ट की तरफ से जाके अंदर चला जाए, दूसरा शॉट दोबारा मैं कुछ नहीं करूं, बीच में खड़ा हूं, बॉल मेरे राइट से अंदर चला जाए, इतने सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको एक चीज बहुत साफ दिखाई देगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मैं एफर्ट ही नहीं लगा रहा, मैं मेहनत ही नहीं लगा रहा। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का गोलकीपर हो तो उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा, लोग बोलेंगे इसने पैसे खाए हैं मैच हारने के लिए, मैच फिक्सिंग हुआ है। उससे फिर डर लगता है कि गल घर पे क्या हो जाएगा, राइट। तो ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आ जाते हैं, और वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ। कोच का काम था समझाना, उसने समझा दी, लेकिन मैं लेफ्ट और राइट जंप लगा लूंगा। जंप लगाने से क्या होगा, दो चीजें हो सकती, एक कि मैं लेफ्ट जंप कर लूं, बॉल भी लेफ्ट में आ जाए तो बॉल बच जाएगा। दूसरा, अगर मैं लेफ्ट जंप करूं, बॉल नहीं भी आए, तो लोग देखेंगे कि इसने कोशिश तो की, एफर्ट तो लगाए, राइट। तो इसलिए जो 5 मिनट पहले वो सीख कर आया था, उस सिचुएशन के प्रेशर के कारण, उस माहौल के प्रेशर के कारण, इस थॉट के साथ कि अगर मैं कुछ ना करूं तो साफ साफ दिखाई देगा, उससे अच्छा है कि मैं कुछ कर लेता हूं, कुछ एक्शन करके देख लेता हूं। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। और इसलिए वो अपना डिसीजन चेंज कर देता, द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन। अब ये जो गोलकीपर ने किया है, इसी को हम बिहेवियरल फिनेंस की भाषा में बोलते हैं यूरिस्टिक्स। अब हम धीरे धीरे टॉपिक की गहराई में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये यूरिस्टिक्स होता क्या है, इसको मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ।
यूरिस्टिक्स का मतलब है शॉर्टकट। यूरिस्टिक्स का मतलब है शॉर्टकट। अब मुझे बताइए, आप में से काफी लोगों के पास टू व्हीलर होगा, और आप टू व्हीलर जो भी चलाते हैं सबका एक कॉमन प्रैक्टिस होता है। क्या कॉमन प्रैक्टिस होता है कि आपके जिस एरिया में या लोकेशन में आप रहते हैं वहां पे एक वन वे होता है। वन वे का मतलब है आप एक ही दिशा में गाड़ी चला सकते हो। लेकिन आपके पास टू व्हीलर है, और हम में से काफी लोगों ने उस टू व्हीलर को ऑपोजिट दिशा में उस वन वे में चलाया होगा। ये समझ लो, आप में से कितने लोगों ने किया है, अपना चैट में रिस्पॉन्स दीजिए। लेट अस सी हाउ मेनी ऑनेस्ट पीपल। ऑलमोस्ट हम सबने किया होगा, ये समझ लो। क्यों करते हैं? बिकॉज शॉर्टकट। वन वे में अगर मैं वन वे को फॉलो करूं तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा, समय जाएगा, पेट्रोल भी ज्यादा जलेगा, तो उससे अच्छा शॉर्टकट लेता हूं। ये कॉमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर है कि हम हमेशा शॉर्टकट की खोज करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आप ये भी एक्सपीरियंस किए होंगे, पहले जमाने में हम लोग, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोकल ट्रेन की हम टिकट लेके जाते थे पहले, तो ना लाइन में खड़े लेके टिकट लेते थे, और टिकट काउंटर एक ही होता था या दो होते थे। तो लंबी लाइन होती थी, उस वक्त तो डिजिटल कुछ नहीं था, सारा कुछ फिजिकल ट्रांजैक्शन था, फिजिकल टिकट्स ही थे। तो बड़ी लाइन होती थी, 40-50 लोग लाइन में खड़े रहते थे। और जैसे ही आप देखते हो कि 40-50 लोग लाइन में खड़े हो, तो सबसे पहले दिमाग में दिखता है कि अपना कोई पहचान का तो नहीं दिख रहा आगे। और अगर पहचान का दिख जाए तो वहां चले जाते थे, ऐसी बातें बातें करके उसको बोलते थे मेरा भी दो टिकट निकाल। ये सब नो, ये कॉमन है, ये ह्यूमन बिहेवियर, ये नेचर है, हम सबका नेचर है। तो इसी को हम बोलते हैं यूरिस्टिक्स, कि हम हमेशा गिवन अ चॉइस हम शॉर्टकट ढूंढना पसंद करते हैं, राइट। देसी भाषा में इसको हम जुगाड़ बोलते हैं, करेक्ट। और हम सब कोशिश करते हैं इसकी। अब ये जो जुगाड़ है किस तरीके से काम करता है, कैसे अपना दिमाग ये सब करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। फिजिकल सेशन में ये और मजेदार होता है, लेकिन ऑनलाइन में भी उतना ही मजेदार होगा। बस आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जिस तरीके से आपने अभी तक किया है उसी तरीके से। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे 205 लोग जो लोग हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। हम सब लोग केबीसी खेलने वाले हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा, जो कैंडिडेट हॉट सीट पे आता है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल के आता है, राइट। तो यानी कि जिसने सही जवाब सबसे पहले दिया, तो हम क्या करेंगे, हम भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। यानी कि मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको तुरंत जवाब देना है, फास्ट जवाब देना है। ठीक है। तो इसका हम टाइम रखेंगे 5 to 10 सेकेंड्स, आपको 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है। वो हमारा फास्टेस्ट फिंगर राउंड है। 3 सवाल आएंगे बैक टू बैक, तीनों सवाल के रिस्पॉन्स आपको चैट में, तो आप तैयार रहिए, आपके फिंगर्स वगैरह सब कीबोर्ड वीबोर्ड पे एकदम तैयार रहिए जवाब देने के लिए। ऑलराइट, सो लेट मी आस्क, मेरी आवाज आ रही है कि somebody has put no sound? नहीं सर, साउंड क्लियर है सर, उनका शायद चलिए, ठीक है, ऑल राइट। चलिए, सो रेडी। तो मैं आपको 3 सवाल पूछने वाला हूं, स्क्रीन पे कुछ आएगा, उसके बेसिस में जवाब है, जवाब के हिसाब से आपको तुरंत रिस्पॉन्स देना है। ऑल राइट, पहला सवाल, कमिंग अप ऑन द स्क्रीन, 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है। ये बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। कलर सर्कल छोड़ दीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है फटाफट लिखिए चैट पे। व्हाट डू यू सी? ग्रेट, फेस, एंग्री, फोटो, लेडी, वुमन, एंग्री वुमन, एंग्री माँ, ओके, शाउटिंग, वाव, अच्छा ना राना डे, अरे बाप रे। एक्चुअली उसका फोटो नहीं था ये, बट रिसेम्बलेंस है। जिन्होंने जिन्होंने भी लिखा है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। एंग्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रस्ट्रेटेड वुमन, एंग्री वुमन, आश्चर्य, वेरी नाइस। सरप्राइज, वरीड, ग्रेट। लेडी विज एक्सप्रेशन, वंडरफुल। सिंगिंग, ओके, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है। दूसरा सवाल,
अगेन 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है और इसमें कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कमिंग अप, 18 मल्टीप्लाइड बाय 26 का आंसर आपको बताना है बिना मोबाइल का इस्तेमाल किए। 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है 18 इंटू 26 का आंसर। सबने मोबाइल का इस्तेमाल करा है। ग्रेट, 468, 468, 386 से ऊपर, 468, 468, 486, ओके, 356, 482, nearly 5200, ओके, 368, 426, ओके, वेरी नाइस, ग्रेट, 450, 468। आप में से कितने लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया है आंसर के लिए? लेट अस सी हाउ मेनी अगेन ऑनेस्ट पीपल जिन्होंने कैलकुलेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया। तो काफी लोगों ने नो लिखा है, ओके, वेरी गुड। कुछ लोग, एक आधो लोगों ने लिखा है यस करके, ओके, मेंटल मैथ्स, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, समय लगा लेकिन बिना मोबाइल का किया, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए, तीसरा सवाल कमिंग अप ऑन द स्क्रीन। अगेन 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है। बैट एंड बॉल टुगेदर कॉस्ट 110। बैट और बॉल दोनों मिला के 110 है। बैट का कॉस्ट बॉल से 100 रुपए ज्यादा है, तो बॉल का कॉस्ट कितना हुआ? आंसर इन 10 सेकेंड्स। Okay, bat and ball together cost 110. Bat is costing 100 more than the ball. What is the cost of the ball? Wonderful. बहुत बढ़िया। इधर जी आपके सब पार्टनर्स एकदम स्मार्ट है, मतलब मैथ्स में तो एकदम एकदम पक्का है लोग। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मतलब इतना तेजी से इतने लोगों ने आंसर, बहुत कम जगह मैंने देखा है लोगों ने इतना तेजी से आंसर दिया सर इसी को एक्शन बायस बोलते हैं। है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो majority of them have given 10 as the answer. I can see 1 or 2, 3, 4, 5, few fives, some numbers apart from 5 and 10 भी आए हैं, ठीक है। सो वंडरफुल। एक काम करते हैं, ये जो सवाल है, मैं इसी सवाल के लिए आपको और 2 मिनट का समय देता हूँ। आई गिव यू 2 more minutes। इसको आप सॉल्व करिए। अगर आपके पास किताब, डायरी या पेपर या कुछ है आसपास, पेन पेंसिल है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब आपको याद होगा स्कूल में जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चंस। 2 मिनट का समय लीजिए, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं आपको हिंट देता हूं कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको याद होगा स्कूल में ऐसे कोई भी चीज निकालनी होती थी तो हम लिखते थे, स्टेटमेंट बनाते थे, लेट द कॉस्ट ऑफ द बॉल बी एक्स, राइट। तो अगर बॉल एक्स है, बैट इज 100 मोर देन द बॉल, तो बैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, करेक्ट। बैट एंड बॉल टुगेदर कॉस्ट 110, यानी कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 110। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर दीजिए और x का वैल्यू बताइए। x प्लस 100 इज इक्वल टू 110। इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकालिए। अब आंसर बदला ना आप लोगों का? अब काफी काफी 5 वाले आंसर दिख रहे हैं मुझे अभी। करेक्ट, सो 5 इज द राइट आंसर, राइट। सो x प्लस 100 इज इक्वल टू 110।
तो 2x plus 100 is equal to 110. So 2x is equal to 110 minus 100. So 2x is equal to 10. X is equal to 5. तो बॉल का कॉस्ट 5 हो गया, बैट बॉल से 100 रुपया ज्यादा है, तो बैट का कॉस्ट 105 हो गया। 5 और 105 हो गया 110। शुरुआत में इसी क्वेश्चन में काफी आंसर्स 10 आए थे, तो 10 अगर बॉल का कॉस्ट होगा, बैट से 100 रुपया ज्यादा है, तो वो 110 हो गया। 110 और 10 120 हो जाते, लेकिन टोटल 110 ही होना है। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, इसको जानना बहुत जरूरी है, और इस क्वेश्चन में आके हम लोग क्यों अटके, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ, टू एक्सप्लेन ऑल दिस, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, जो मैंने आपको बताया था, बहुत ही पावरफुल सिस्टम जिसका नाम है सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। बिल्कुल देपोपम जी, बिल्कुल। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सिस्टम 1 एंड 2, और किस तरीके से इसने हमें इन्फ्लुएंस किया तीनों क्वेश्चन में, इसको भी हम समझते हैं। तो इसका सबसे पहले जो खोज किया गया था वाज डन बाय डेनियल कानेमन। डेनियल कानेमन नाम के एक इंसान ने इसकी खोज की थी, इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्हीं का कॉन्सेप्ट है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक है, बुक का नाम भी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अब ये कैसे काम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो डेनियल कानेमन जी बताते हैं कि अपने दिमाग में दो सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। याद रखिए, दिमाग, ब्रेन एक ही है अपने पास। मुझे याद है जब मैंने ये सेशंस 4-5 साल पहले मैंने करना स्टार्ट किया था, तभी बहुत ही नया टॉपिक हुआ करता था। तो मैंने एक जगह ये प्रोग्राम किया, मैंने बोला, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 अपने दिमाग में होते हैं। तो अगले दिन एक पार्टिसिपेंट ने, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फोन किया अस्पताल से, तो बोले, सर मैंने सीटी स्कैन कराया ब्रेन का, डॉक्टर बोलता है कोई सिस्टम 1 2 है नहीं तुम्हारे पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ये फिजिकल नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिए कि अपने दिमाग में सिस्टम 1 एंड 2 ऐसे अलग अलग कुछ बने हुए हैं। इट इज पोस्टुलेटेड कि ऐसा कुछ है। राइट, तो वो क्या बताते हैं कि सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 दो सिस्टम अपने दिमाग में ऑपरेट करते हैं, और ये जिस तरीके से काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बहुत ही डिफरेंट है। तो वो बताते हैं सिस्टम 1 जो है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। तो सिस्टम 1 का उन्होंने नाम दे दिया फास्ट एक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो फास्ट का मतलब क्या है, सिचुएशन आया, हमने तुरंत जवाब दे दिया बिना सोचे समझे, इंस्टिंक्टिव होता है। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे, उस जमाने में डस्टर होता था, चौक होती थी। राइट, अपने टीचर चौक और डस्टर का इस्तेमाल करते थे ब्लैक बोर्ड में। आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। और आपको याद होगा, स्कूल में जब बच्चा कोई बात करता या मस्ती करता होता, तो टीचर डस्टर उठा के फेंकती थी अपनी तरफ, या चौक फेंकते थे, यस और नो। तो मान लीजिए आपके पीछे वाले की तरफ जाना है वो डस्टर, लेकिन डस्टर आपकी तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो हम क्या करते थे, सडनली ऐसे इवेसिव एक्शन ले लेते थे। तो इंस्टिंक्टिव होता था। राइट, तो ये सिस्टम 1 का काम है, बहुत तुरंत काम करता है, बिना सोचे समझे काम करता है। और ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब है जब हम सोते हैं उस वक्त भी सिस्टम 1 काम करता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिस्टम 1 इमोशनल होता है, ये याद रखिएगा। तो सिस्टम 1 इज फास्ट, बिना सोचे समझे काम करता है, लेकिन इमोशनल होता है। ठीक है, सिस्टम 2 ऑन द अदर एंड स्लो होता है। स्लो का मतलब है सिचुएशन आती है, वो उसको एनालाइज करता है, स्टडी करता है, सोचता है, प्रोसेस करता है, फिर जवाब देता है। यानी कि सोच समझ के जवाब देता है, और इसलिए ये ज्यादा लॉजिकल है, रैशनल है।
और इसलिए ये डिफिकल्ट चीजों को सॉल्व कर सकता है। सिस्टम वन सिर्फ सिंपल चीजें कर सकता है, सिस्टम टू डिफिकल्ट चीजों को कर सकता है। लेकिन सिस्टम टू के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो सोया देता है। वन हमेशा जगा है, टू हमेशा सोया हुआ है। इसको जगाना पड़ता है, ठीक है। और ये वही काम कर सकता है जिसमें मेहनत लगती है। आसान काम सिस्टम वन कर लेता है, मेहनत वाला काम सिस्टम टू करता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया सिस्टम वन एंड टू? कैन यू क्विकली पुट इन द चैट यस और नो? तो फिर हम देखते हैं, हमने जो 3 क्वेश्चन देखे हम उनको इन सिस्टम के माध्यम से समझ लेते हैं उसको। ग्रेट, वेरी गुड। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वो तीनों क्वेश्चन के साथ इसको हम जोड़ते हैं और फन देखते हैं कितना मजेदार चीज हमने की अभी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बोला था कि 3 सवाल आएंगे और मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। इसका मतलब क्या किया मैंने, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि आपको तुरंत जवाब देना है, बिना सोचे समझे जवाब देना है। यस और नो? यानी कि कहीं ना कहीं मैंने आपके दिमाग को बोला कि आप सिस्टम वन का इस्तेमाल करके जवाब दीजिए। तो आपने क्या किया? पहला सवाल तो बहुत सिंपल था, चिल्लाने वाली लग रही है, गुस्से वाली लग रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, जो भी है, लेकिन सिंपल था, इसमें दिमाग कुछ ज्यादा चलाना नहीं था। ये सॉल्व नो? तो याद रखिए सिस्टम वन मैंने बताया हमेशा जगा देता है, एक्टिव देता है। तो पहला सवाल आया, सिस्टम वन के पास गया और इसने बोला ये तो बहुत सिंपल है, गुस्से वाली लग रही है, आपने फटाफट टाइप किया। यस, मैंने फास्टेस्ट फिंगर भी बोला इसके लिए ताकि आपको और इन्फ्लुएंस करूं कि आप सिस्टम वन से जवाब दीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन क्या आया? मैक्स का आया, 18 मल्टीप्लाइड बाय 26। अब ये सवाल भी गया किसके पास? सिस्टम वन के पास गया, बिकॉज वो जगा हुआ है। लेकिन सिस्टम वन क्या काम कर सकता है? सिंपल चीजें कर सकता है। 18 इंटू 26 करने में समय लगता है, मेहनत लगती है। तो जैसे ये सवाल आया, हम में से काफी लोगों ने सोचा होगा यार ये सिस्टम वन से नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम वन क्या बोलता है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया मेरे पास, मेरे से नहीं होगा, ये सिस्टम टू के पास इसको भेज देता है। लेकिन सिस्टम टू सोया हुआ है, वो डॉर्मेंट है। तो हम में से काफी लोगों ने सोचा बेचारा पूरे दिन काम करके थक गया होगा, सिस्टम टू सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, उसको क्यों जगाए, रहने देते हैं, कोई ना कोई जवाब इसका दे ही देगा। तो शायद हम में से काफी लोगों ने उस इस क्वेश्चन पे पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, क्योंकि हमने छोड़ दिया सिस्टम टू सो रहा है, छोड़ देते हैं। या हमने शॉर्टकट करने की होगी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा, पॉसिबल। यस, आप में से कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपने बिना कैलकुलेटर भी किया, तो आपने कहीं ना कहीं सिस्टम टू को यूज कर दिया उसमें। बट इंस्ट्रक्शन इसलिए था इस पे भी 10 सेकेंड का कि आप सिस्टम वन से कोशिश करो। तो आपने देखा कि ये शायद सिस्टम वन की बस की बात नहीं है, आपने क्वेश्चन को पास किया होगा। गॉट इट? फिर तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल बैट बॉल नंबर्स के साथ आया और फिर आपके पास इंस्ट्रक्शन था 10 सेकंड से जवाब देना, 10 सेकंड में जवाब देना है। तो हमारे दिमाग ने क्या किया? नंबर्स देखे, 110 देखा, 100 देखा, तुरंत माइनस किया और 10 का आंसर दे दिया, ठीक है। तो 10 का जो आंसर आया वो सिस्टम वन का आंसर था। फिर मैंने आपको बोला कि आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। जब मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया, इसका मतलब है मैंने अब आपको बोला सॉल्व करने का मतलब थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो सिस्टम टू कर सकता है। और जैसे ही आपने सिस्टम टू का इस्तेमाल किया, हम में से काफी लोगों को सही आंसर मिला, 5। करेंगे? तो देखिए किस तरीके से अपना दिमाग काम करता है। अब हमने ये सब क्यों सीखा, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं या देखते हैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे होता है। अब सिंपल एग्जांपल पहले लेता हूं, फिर अब इन्वेस्टमेंट वाले एग्जांपल्स पे आते हैं। आप में से काफी लोग 4 व्हीलर चलाते होंगे, ठीक है। अब आप याद करके देखिए, जब आप पहली बार 4 व्हीलर सीख रहे थे, गाड़ी चलाना सीख रहे थे आप, तो आप ड्राइवर के सीट में बैठे होंगे,
शायद आपके बाजू में कोई बैठा होगा जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उसने बोला होगा गाड़ी स्टार्ट करिए, फिर बोला होगा गाड़ी न्यूट्रल में है, क्लच दबाइए, पहले तो एक्सप्लेन किया होगा क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, फिर बोला होगा गाड़ी को न्यूट्रल से 1 गियर पे शिफ्ट करो, क्लच दबाओ, न्यूट्रल से गाड़ी को निकालो। तो आप सबको याद होगा जब हम पहली बार ये कर रहे थे तो हमको याद नहीं रहता ना, नीचे 3 चीजें हैं, पैर किसको दबा रही है नहीं समझ में आ रहा है, तो शायद हम थोड़ा सा झुक के देख लेते थे कि पैर कहाँ जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जब हम गियर शिफ्ट करते थे तो हम देख के करते थे, ये समझ नो। तो हमने क्या किया, जब हम गाड़ी सीख रहे थे हम सब कुछ सोच समझ के कर रहे थे। एवरीथिंग वॉज विथ लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, यानी कि हम उस वक्त सिस्टम 2 का इस्तेमाल कर रहे थे। आज आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो हम झुक के नहीं देखते ना, ऑटोमेटिकली पैर चला जाता है, एक्सेलरेटर पे जाता है, ब्रेक पे जाता है, गाड़ी अपने आप हम शिफ्ट कर लेते हैं, गाड़ी चलाते चलाते शिफ्ट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के साथ जो काम हम सिस्टम 2 के साथ कर रहे थे, आज वही चीज सिस्टम 1 कर रही है हमारे लिए। करेक्ट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स, हाउ द सिस्टम्स वर्क। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे डिसाइड करें कब कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है, विच सिस्टम शुड बी यूज व्हेन, ये कैसे पता चलेगा? व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड बी डिसाइड विच सिस्टम व्हेन? Put it in the chat. How to decide which system to be used when? बिल्कुल, पपिया रॉय जी ने बताया सिचुएशन, एब्सोल्युटली। तो सिचुएशन विल डिटरमाइन कौन सा सिस्टम यूज करना है, राइट? आप एक हाईवे क्रॉस करना चाहते हो चल के, एंड यू सी समबडी इज कमिंग एट ए वेरी हाई स्पीड, एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है, तो सीधी सी बात है, हमारा इंट्यूशन बताता है, सिस्टम 1 बोलता है चांस मतलब पीछे हट जा। यू डोंट यूज सिस्टम 2 कि देखते हैं यार कितना स्पीड होगा, 50 किलोमीटर होगा, मैं 2 सेकंड में क्रॉस, वी डोंट सिट एंड कैलकुलेट, वी सिंपली टेक एन इवेसिव एक्शन, हम पीछे हट जाते हैं। तो नेचर हैज गिवन अस दैट पावर टू डू दोस डिसीजंस, राइट? सिस्टम 1 and 2 बेस्ड ऑन सिचुएशन, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अभी तो हमने बोला कि सिचुएशन के हिसाब से वी हैव टू स्विच बिटवीन सिस्टम 1 and 2, लेकिन आपके हिसाब से हम सब लोग ज्यादा करके कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? व्हाट डू यू थिंक, 1 और 2? 1, राइट? एब्सोल्युटली। अब जो भी हमने सीखा उसी में आंसर छिपा हुआ है। आपको क्यों लगता है हम ज्यादा करके 1 का इस्तेमाल करते हैं? डेटा यही सजेस्ट करता है 95% ऑफ द टाइम आप और मैं सिस्टम 1 का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमको पता है कि सिचुएशन के हिसाब से 1 and 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है साथी जी, इजी टू यूज, विल मिस द बस, impulse, but there was something that we discussed, lazy a system to, very good point Saurakanti ji, very good. There's one thing that we discussed, all of us as individuals like to take dash, यूरिस्टिक्स का फॉर्म मतलब क्या बताया था मैंने? What is the meaning of heuristics? I said absolutely shortcut. Now because our mind is wired, our brain is wired to take shortcut, शॉर्टकट कहां से आएगा? सिस्टम 1 से ही आएगा। फास्ट, क्विक करना है, इतना टाइम क्यों चाहिए हमको, फटाफट कर लेते हैं। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड आई, and it is also very active, very nice point Saurakanti, very good. Saurakanti is really applying all that, is always active also, and that is why most of the time individuals, human beings end up using system 1.
quick result. Yes, everybody wants quick result, right? So if you go back to the question that I asked at the start, आज का 100 रुपए, ये एक सप्ताह बाद का 101 रुपए, सबको आज ही चाहिए 100 रुपए, right? Now let us see how does it apply to the world of investing. Okay, I'll take some practical examples here before we conclude today's session. Now, I'm sure many of you would have experienced this. Many a times जब आप इन्वेस्टर को, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को मिलने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होने वाला है, many a times we find out that उनमें से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ लोगों ने कोई म्यूचुअल फंड भी ले रखी होगी, एंड व्हेन यू आस्क देम कि आपने ये वाली पॉलिसी क्यों ली या ये वाला स्कीम में आपने क्यों निवेश किया, यू विल गेट रेस्पॉन्सेस लाइक कि मेरे ऑफिस के किसी कलीग ने ये पॉलिसी लिया है तो मैंने भी ले ली, माई रिलेटिव हैज परचेज दिस स्कीम, आई ऑल्सो परचेज द स्कीम. Yes or no? So what is happening is investors tend to make investment decisions using some of these informations. लेकिन हरि का एज, हितेश का एज में बड़ा फर्क है. हरि की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और हितेश जी के रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है. मेरे नीड्स बहुत अलग हो सकते हैं, हितेश जी के नीड्स बहुत अलग हो सकते हैं. तो कैसे मैं हितेश जी के स्कीम्स को कॉपी कर सकता हूं? बट आई वॉन्ट टू हैव समथिंग क्विक, राइट? सेकेंड, गूगल. सो गूगलाचार्य से पता चल जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने. गूगल गिव्स द रेस्पॉन्स इन 0.2 seconds. यही अगर मैं हरि को बुलाऊं म्यूचुअल फंड समझाने के लिए, हरि विल टेक 15 minutes, 20 minutes, राइट? 15-20 मिनट्स मुझे म्यूचुअल फंड समझाएगा, फिर बोलेगा ये स्कीम आपके लिए अच्छा है. गूगल मुझे 0.2 सेकेंड में वही देने वाला है. सो व्हाई शुड आई कॉल हरि इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय गूगल? बट द चैलेंज इज गूगल को पता नहीं हरि की चीजें, रिक्वायरमेंट्स क्या है. वो सबको स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स देने वाला है. भले आप कोलकाता में बैठ के टाइप करो टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम, मैं मुंबई में बैठ के टाइप करूं टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. So people want quick responses, and that is why people tend to go by what others have done. उसको हम herd mentality बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिटेल में समझेंगे. ठीक है? herd mentality and variety of other factors, fear of missing out, FOMO, इन सब चीजों के कारण where we are dependent on system 1. Ideally investment has to be system 2, not system 1, right? Another example, आप में से अगर काफी लोग गूगल है सिस्टम 1 ओनली, ओके, आप में से काफी लोग इंश्योरेंस बेचते होंगे, राइट? आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप में से आप लोग टर्म इंश्योरेंस पिच करते हो, सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन. अगर आपने 100 लोगों को टर्म इंश्योरेंस पिच किया है, यू पिच टर्म इंश्योरेंस टू 100 क्लाइंट्स, कितने क्लाइंट्स ले लेते हैं टर्म इंश्योरेंस? What percentage of clients buy a term insurance policy? 3%, okay. 5, 1, 2, no one. Great. So essentially it is single digit again, right? किसी का थोड़ा अच्छा हो सकता है 15, 20, 30%, but by and large industry standard is 10 से कम परसेंटेज ही कन्वर्ट होते हैं, right? Now let me explain that also using this concept. तो मान लीजिए मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, आई डोंट हैव अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, एंड हितेश जी मेरे पास आते हैं टर्म इंश्योरेंस पिच करने के लिए. तो हितेश जी क्या करते हैं, मुझे एक्सप्लेन करते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, क्यों जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, और यही बताते बताते वो बोलते हैं कि हरि जी आपका इनकम इतना है तो आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
जब ये हितेश जी मुझे बता रहे हैं, आई एज एन इन्वेस्टर गेट इन टू सिस्टम टू मोड। सिस्टम टू मोड में क्या होता है, हितेश जी ने बोला कि आपको कम से कम मान लो 3 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, और 3 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए आपके एज के हिसाब से हितेश जी बोलते हैं कि आपको 40,000 का प्रीमियम आएगा मान लो हर साल। और उन्होंने मुझे सारा कुछ बता दिया कि टर्म इंश्योरेंस में होता क्या है कि आप अगर मर जाएंगे तभी आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप बच जाएंगे तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारा फीचर्स उन्होंने मुझे बता दिया। जैसे ये सब बताते हैं मेरा दिमाग कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। मान लो 20 साल के लिए मुझे इंश्योरेंस लेनी है, 40,000 रुपए का प्रीमियम देना है, तो स्लोली एंड स्टडीली माई माइंड इज स्टार्टिंग टू कैलकुलेट 40,000 इंटू 20 ईयर्स, यानी कि मैं 8 लाख रुपए दूंगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये 8 लाख के अगेंस्ट में मेरे को लाइफ कवर रियलाइज करने मिलेगा। मेरे को तो ऐसे भी नहीं मिलना है, क्योंकि अगर मैं 60 के आगे रहा एंड एज्यूमिंग आई एम गोइंग टू टेक द पॉलिसी ओनली टिल 60, तो ये 8 लाख तो गए। 60 के पहले मैं चला गया तो भी मुझे कुछ नहीं मिलना, मेरे फैमिली को जाना है। सो द मोमेंट हितेश जी इज एक्सप्लेनिंग दिस टू मी, I go to system 2, use all the calculation, because याद रखिए सिस्टम 2 कैलकुलेशन वाला है, लॉजिकल वाला है, डेटा वाला है। वो सारा चीज कैलकुलेट करता है, फिर बोलता है यार 8 लाख डाल के कुछ नहीं मिलना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 0। तो एक काम करता हूँ हितेश जी, मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं चाहिए। यू लुक एट द ब्यूटी। आइडियली इंश्योरेंस इज एन इमोशनल प्रोडक्ट, ये सर नो। तो सिस्टम 1 का डिसीजन होना चाहिए इंश्योरेंस को लेकर, उसमें उसमें लॉजिक चाहिए ही नहीं मुझे। इट हैज टू बी प्योर इमोशंस। इंश्योरेंस इज व्हेन आई एम नॉट देयर, हाउ विल माय फैमिली सर्वाइव, सिंपल। दैट इज द सिंपल इमोशन। उसमें सोचना नहीं है कि मैं टिकूंगा नहीं टिकूंगा, 8 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं। म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में जहां सिस्टम 2 यूज करना चाहिए, वहां लोग सिस्टम 1 कर लेते हैं, और जहां पे 1 का इस्तेमाल करना चाहिए था वहां लोग बैठ के डिबेट करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, रैशनल देते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो व्हाइल वी डिस्कस्ड दैट सिचुएशन के हिसाब से 1 एंड 2 का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमने ये भी देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप यूजिंग सिस्टम 1। अब ये सारा खिचड़ी क्यों होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। So I'm going to take a very simple example of a layman example. Pardon me for taking this example because मुझे इससे अच्छा सिंपल एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, इसलिए मैं यूज करता हूँ। बट ऑल दोस पीपल, नोबडी शुड गेट हर्ट, मैं उस पर्सपेक्टिव से मैं इसको लेता हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए कोई यंग लड़का है 28 साल का, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, बहुत खुश है अपने जिंदगी में, और ये खुशी उसके माँ बाप से देखी नहीं जाती। तो वो क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बोलते बेटा हमारी उम्र होती जा रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, शादी कर लो, है ना, बच्चे कर लो, हम भी तो पोता पोतियों के साथ खेल ले जब तक हाथ पैर ठीक है हमारे। इमोशनल ब्लैकमेल करके इस बच्चे की शादी करा देते हैं। अब शादी हो जाती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि अब ये लड़के की शादी होगी तो ये लड़का, उसकी वाइफ और इसके पेरेंट्स, राइट। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक ही घर में सास और बहू दोनों हैं। अब जिन जिन की शादी हुई है, जिनके घर पे सास बहू साथ में रहे हैं, आप लोगों को पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हर सास और बहू के बीच में, अगेन पार्डन मी फॉर यूजिंग दिस एग्जांपल, आई एम मेकिंग ए वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट। सास और बहू के बीच में कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर चलता है। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, वो फिजिकली लड़ाई नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है, दोनों के दिमाग में चलता है, यार आई वॉन्ट टू डोमिनेट, आई वॉन्ट टू शो। करेक्ट। तो बहू सोचती है बुढ़िया रुक, मैं तेरे को टिकाने लगाती हूँ। जो सास है वो सोचती है तू तो अभी आई है, मैं तेरे को सिखाती हूँ। तो ये जो टशन होता है, ये कहीं ना कहीं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है दिमाग, राइट, फैमिली में। अब इसमें फंसता कौन है,
वो बेचारा जो इसकी शादी नहीं हुई थी बहुत खुश था, सडनली अब सास और बहू के बीच की जो टशन है उसके कारण ये बेचारा फंस जाता है। अब इसके लाइफ में क्या हो जाता है, इसको वाइफ को भी खुश रखना है, इसको माँ को भी खुश रखना है, राइट। तो ये क्या करता है, ये एक मीडियम वाला रास्ता ले लेता है। मीडियम वाला रास्ता क्या लेता है, वो कभी माँ को सपोर्ट कर लेता है, कभी वाइफ को सपोर्ट कर लेता है, लेकिन बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है लाइफ में इतने स्ट्रेस के कारण कि जहाँ पे माँ को सपोर्ट करना चाहिए था वो वाइफ को कर देता है, और जहाँ पे वाइफ को करना चाहिए था वहां माँ को सपोर्ट कर देता है। सो इन दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सास एंड बहू, ये लड़का बेचारा फंस जाता है। ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, कब किसको सपोर्ट करो, राइट। सेम हैपेंस विद सिस्टम 1 and 2। ये दोनों सिस्टम है कहाँ, अपने ही दिमाग में, एक ही घर में दोनों बैठे हुए हैं। सिस्टम 1 हमेशा जगा हुआ है, बोलते हैं मेरी बात मान, आई एम ऑलवेज एक्टिव, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर्स। सिस्टम 2 बोलते हैं घाई नहीं करना, इसके पास मत जाना, मेरे पास आना, मैं आराम से तेरे को समझाऊंगा। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिस्टम 1 and 2 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, राइट। और इस कंफ्यूजन को हम बिहेवियर फिनेंस की भाषा में बोलते हैं बायसेस। तो इन्वेस्टमेंट में कुछ बायसेस होते हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ब्रॉडली आपको अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बायसेस। वन इज इमोशनल बायस। इमोशन मतलब बेस्ड ऑन फीलिंग्स, दिल की बात। एंड कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इज बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सिंस चाइल्डहुड। तो मान लीजिए जैसे मेरे पापा बोलते थे कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, इसमें कभी पैसे मत लगाओ, बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। अगर मैं उसको फॉलो कर लेता हूं तो देन दैट्स अ कॉग्निटिव बायस बेस्ड ऑन माय बिलीफ सिस्टम। आई फील दिस इज राइट रॉन्ग, रियलिटी में वो सही गलत नहीं हो सकता है, राइट, बट आई टेक दोस डिसीजन बेस्ड ऑन माय बिलीफ सिस्टम। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। बट बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन, हमने जो भी सीखा है उसको हम क्लाइंट के साथ कैसे यूज करें। हाउ डू वी यूज सिस्टम 1 and 2 विद अवर क्लाइंट्स। हमने समझा कि सिस्टम 1 इमोशनल है, सिस्टम 2 लॉजिकल है। बस इस दोनों चीजों का हमको इस्तेमाल करना है जब हम क्लाइंट्स को मिलते हैं। कैसे, लेट अस सी। हम काफी बार आपने सुना होगा एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करवाइए, डू गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो अब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, द मोमेंट यू स्टार्ट डिस्कसिंग गोल्स। तो मान लीजिए जैसे मेरी बेटी है, ठीक है, शी जस्ट गेव, उसके अभी कल ही 10th के रिजल्ट्स आए। इफ यू वर टू मीट मी 5 years बैक व्हेन शी वाज 5 years old, ठीक है, और आप बोलते हैं कि श्रीनिधि के लिए आप एक SIP स्टार्ट करिए फॉर हायर एजुकेशन फॉर श्रीनिधि, राइट। यू आर वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी हरिहरन, यू विल वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, तो आपके रिटायरमेंट के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करिए। आपको दुबई घूमने जाना है, उसके लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट करिए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी से व्हेन वी टॉक अबाउट गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इसमें करना क्या है आपको, व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग गोल्स, क्लाइंट को विजुअलाइज कराना है। फॉर एग्जाम्पल, if would have been doing this session live, I would have actually demonstrated to you. I would have asked somebody to close their eyes, ठीक है, और जो गोल आपको हासिल करना है, फॉर लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम दैट यू नो रिटायरमेंट इज द गोल, तो मैं उस इंडिविजुअल को बोलूंगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज दैट यू हैव रिटायर्ड। और रिटायरमेंट का जो आप फेज है, जर्नी, आप उसको विजुअलाइज करिए कि आपका रिटायरमेंट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। जिस लोकेशन में आप रिटायरमेंट लेना चाहते थे उसी लोकेशन में आप आ गए हो, एंड यू आर एंजॉयिंग योर रिटायर्ड लाइफ। पैसे की आपकी कोई कमी नहीं है, आप जो भी चाहते थे रिटायरमेंट के बाद वो सब चीज आपके पास है। सो आई मेक देम विजुअलाइज वॉट एवर दे वॉन्ट इन लाइफ, और उसके बाद मैं उनको पूछता हूं कि जो भी आपने विजुअलाइज करके देखा, डू यू वॉन्ट दैट टू बिकम ए रियलिटी,
सीधी सी बात है, सब लोग हाँ ही बोलते हैं. देन आई से दैट इफ यू वांट दैट टू बिकम अ रियलिटी, यू हैव टू स्टार्ट ए SIP. उस गोल को हासिल करने के लिए, मान लो रिटायरमेंट नीड्स 5 crores, you have 20 years, you will have to put say 30,000 ka SIP every month. So then I support it with data. So what we do is essentially through the entire visualization process, हम उसके सिस्टम 1 को टैप कर रहे हैं, बिकॉज सिस्टम 1 इज ऑल इमोशंस और वो ऑलरेडी एक्टिव है, हमको सिर्फ उसको कनेक्ट करना है. द मोमेंट यू मेक दैट लिंकेज, and then you say that whatever you have visualized you want to become a reality is where you bring subsystem to data, जिसके लिए आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल है. बट कैलकुलेटर में जाने के पहले हमें सिस्टम 1 पे काम करना है. सो द वे यू प्रैक्टिस इज व्हेन यू गो एंड मीट क्लाइंट्स, ask them for their goals, make them visualize some of these goals. Why I'm saying this? Because system 1 इमोशनल है. और आप देखिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखेंगे, whether it is print media, TV, all advertisements use emotions. प्रोडक्ट कोई भी हो, सीमेंट के प्रोडक्ट में भी, सीमेंट का एडवर्टाइजमेंट भी इमोशनल है, याद रखिए. अंबुजा सीमेंट का एडवर्टाइजमेंट मुझे याद है, वो आता था, भाई आप ये बीच की दीवारें तोड़ देते हैं. सो दैट ब्रेकिंग ऑफ दैट दीवार इज इमोशन. प्रोडक्ट क्या है? सीमेंट है. तो हर एक प्रोडक्ट में, साबुन में भी आप देखेंगे कोई अच्छे एक्ट्रेस को दिखाया जाता है, और वो साबुन लगाती है, हमें लगता है हम भी वो साबुन लगा के वो गोरे हो जाएंगे. इट इज ऑल प्लेइंग ऑन इमोशंस. दे आर ऑल यूजिंग सिस्टम 1, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारे पास सिस्टम 1 है जो इमोशनल है, एक्टिव है, इसको टैप कर लेते हैं. और अगर मैंने इसको हिट कर लिया, मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा. जब हम स्प्राइट पीते हैं, उसका टैगलाइन है, कुछ पता नहीं क्या टैगलाइन है आजकल. जब थम्स अप पीते हैं, आई डोंट नो, इट हैज कुछ तूफानी कर लेते हैं. आप थम्स अप पी के देखोगे, लॉजिकली कोई तूफानी काम नहीं होता लाइफ में, बट दे क्रिएट दैट सेंस कि हमें लगता है कि ये करने से शायद ऐसा हो जाएगा. So exactly the same thing we have to use when we sell products. Please remember, हमारा जो बिजनेस है उसमें ज्यादा इमोशन इन्वॉल्व है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं क्लाइंट को उसके फिनेंशियल गोल्स की तरफ ले जा रहे हैं. तो फिनेंशियल गोल में जितना नंबर है उतना इमोशन भी है. बस हमें उस इमोशन को एक्टिवली यूज करना है हमारे कॉन्वर्जेशन में. सिस्टम 2 वाला काम तो हमारे पास रेडीमेड है, एक्सेल शीट्स हैं, डेटा है, कैलकुलेटर्स है, उसमें ज्यादा मेहनत अभी नहीं करना है. वो शायद 10 साल पहले वो नहीं था हमारे पास, बट टुडे ऑल दिस इज अवेलेबल. What we have to focus when we meet clients is on the emotion part of it, the system 1 part of it. उसको आप टैप करेंगे and then support it with system 2, your conversion rates will be much faster and better. Right? So this is what I wanted to communicate. I will also take just maybe another 5 minutes, to quickly cover one element. Just give me a moment before I come to that. But by the time I get that data on, can all of you quickly in the chat box tell me how did you find the session? Honestly, you can give me a feedback on the session till the time I quickly get data. I can tell you, sir, one thing that I mean, 90 minutes हो चुके हैं, and still if 200 people are live in the room listening to you so patiently and answering every question of yours in like a few seconds, तो इसका मतलब है this has been one of the best behavior training sessions that we have ever done. मतलब जितनी सिंपलिस्टिकली आपने सब चीजों के तार जोड़े हैं और लास्ट में खाली ये समझाया कि यार किसी को आंख बंद करके बोलो कि तुमको अपना रिटायरमेंट कैसा देखना है. So the kind of correlation that you gave with कि दीवारें तोड़ो, तो यू क्लियरली सेड कि सीमेंट कंपनी को क्या फर्क पड़ता है कि क्या दीवारें तोड़ रही हैं, लेकिन वो कैसे इमोशन को स्ट्राइक कर रहे हैं. तो अगर हमें भी अगर माल बेचना है, तो बिल्कुल. अगर क्लाइंट को विजुअलाइज करा सके, मैनिफेस्ट करा सके, अगर उसका सिस्टम 1 ट्रिगर कर सके, सिस्टम 2 का जवाब तो हमारे पास में ही है. सो ब्रिलियंट बिल्कुल. सेशन. आई थिंक everybody is giving one and the same response. So I'm pretty happy. I mean, obviously, sir will speak of few more things, but just to remind you guys that
सर का ये जो सीरीज है 4 सेशंस का सीरीज है, एंड फिर एक फिफ्थ बोनस सेशन होगा। तो जो सेकेंड सेशन है वो 28th को है, सो आफ्टर अ फोर्टनाइट 28th को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, एंड वी विल बी ज्वाइनिंग लाइव अगेन एट 5 PM। सो ओवर टू यू सर, खाली अपडेट देना था Yeah, सबको। yeah, thank you. Just a moment, let me just try and figure that data. सो सर का जो सेकंड सेशन है दैट वुड बी ऑन माइंड ओवर मनी। सो उसमें भी ये बिहेवियरल बायसेस के बारे में हम बात करेंगे, एंड विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब कई बार मैंने देखा है कि लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स दे देते हैं, बट इसको अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अटैच कैसे करना है प्रैक्टिकल काम से, वो चीजें लूज रह जाती हैं। बट ये लास्ट स्लाइड से तो मेरे को बहुत ही इम्प्रेसिव लगा कि दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट थिंकिंग, कि हाउ वी कैन Yeah, रियली ट्रिगर सिस्टम वन टू गेट द इंस्टेंट चेक। सो वेरी वेरी नाइस थॉट सर। thank you. Just give me a moment. इसको थोड़ा अनशेयर करके मैं दूसरा एक शेयर करता हूँ। One sec. I just take 2-3 minutes. That's it. Um, so thank you first of all for जैसे हितेश जी ने बिल्कुल सही बताया. All of you have been quite participative. Questions काफी आते गए, but आप लोग लगातार बने रहे. That's very very nice, and good of you, because that gives me also a lot of energy, especially in an online setting. So it is very very critical and important, right? So great. Thanks for your quick feedbacks as well. Since we were discussing about behavior, we were talking about system 1 and system 2. तो मुझे लगता है एक एक ही स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से सिस्टम 1 and 2 हमारे एक्सिस को लेकर भी हुआ है लोगों के साथ. So if I were to look at Axis schemes performance, 2018, 19, 20, some part of 20, Axis के सारे schemes were rocket. We were the best performing scheme fund house across all the categories, आप मान सकते हो. उसके बाद क्या हुआ कि सिस्टम इसके बाद 21, 22, 23 was a washout. Washout का मतलब है हम पीक पे गए थे, फिर हम एकदम नीचे की तरफ आ गए. अब इसके कारण हो क्या गया कि पिछले 2-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के कारण काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग में सिस्टम 1 में ये बैठ गया कि एक्सिस का स्कीम मतलब नहीं चल रहा है. ठीक है. सो द सिस्टम 1 थिंकिंग इज दैट एक्सिस का परफॉर्मेंस कुछ नहीं है. तो इसलिए मैं आपको, सिंस वी वर ऑन दिस टॉपिक, आई थॉट लेट मी क्विकली ऐड दैट फ्लेवर आल्सो. तो मैं सिस्टम 2 के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि एक्सिस के स्कीम में बाउंस बैक आ चुका है, राइट. सो द सिस्टम 1 वाज सेइंग एक्सिस खत्म हो गया है, it is not performing, but let me put the system to angle and say that, let me show with real data. So this is the data that we have picked up from advisorcoach.com. So again, मेरा data नहीं है, मैंने उसको सिर्फ copy paste करा है. So what I'm trying to show you is based on quartile performances. Quartile performance का मतलब है हर एक स्कीम कैटेगरी में आप देखेंगे जितने भी स्कीम्स है इनको 4 बकेट्स में डिवाइड किया जाता है. 25, 25, 25, 25. So the top 25% का मतलब है, मान लो अगर लार्ज कैप में 20 स्कीम्स हैं टोटल, तो डिवाइड बाय 4, यानी कि 5 टॉप के 5 स्कीम विल बी कॉल्ड क्वार्टाइल 1. दे आर द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स. उसके बाद क्वार्टाइल 2, 3 एंड 4. तो यही चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 4 बकेट्स दिखाई दे रहे हैं हर साल में और कैटेगरीज के हिसाब से. तो मान के चलिए आप देखेंगे एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, 2018-19 में ये टॉप 25% में था, तो टॉप क्वार्टाइल में था. 2021 में थर्ड क्वार्टाइल में आ गया, यानी कि बॉटम 50 में आ गया. देन 22 में अगेन वो टॉप 50 में आया. 23 में एकदम बॉटम में चला गया, लास्ट क्वार्टाइल में चला गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसेंशियली आप देखेंगे जो मैं बताया था 18, 19, 20 मोस्ट ऑफ द स्कीम्स हमारे टॉप क्वार्टाइल में थे, यानी कि टॉप 25% ऑफ द फंड्स में थे. उसके बाद स्लम्प हमने देखा कि नीचे की तरफ आ गए. अब इसके कारण हुआ क्या, लोगों के दिमाग में आ गया कि 2018, 19, 20 का अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद 3 साल जब परफॉर्मेंस नहीं आया, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि एक्सिस का स्कीम वो पिक्चर की तरह है, एक था टाइगर वंस अपॉन ए टाइम, राइट. सो वी वर द टाइगर्स, वंस अपॉन ए टाइम हम टाइगर थे. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 से हमने धीरे धीरे हमने काफी चेंजेस किए हैं पिछले 1.5-2 सालों में. आई डोंट हैव टाइम टू कवर ऑल दैट हियर, बट बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं राइट फ्रॉम
दी टॉप मैनेजमेंट टू दी फंड मैनेजमेंट, हमने टीम बढ़ाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हमने पिछले साल के सेकेंड हाफ से धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया। एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू सी इज दैट हमारे जो स्कीम्स है धीरे धीरे आर कमिंग बैक इनटू द टॉप क्वार्टाइल्स। तो 2025 की हम बात करें, ये डेटा 21 अप्रैल तक का है, ठीक है। यू सी दैट मोस्ट ऑफ माय स्कीम्स in 2025 have now come back in the top quartile, right? तो ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगेन सिस्टम वन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, और मैं आई एम टॉकिंग आउट ऑफ प्योर एक्सपीरियंस। मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, और काफी लोगों के दिमाग से एक्सिस निकल ही गया था, सिस्टम वन ने बोला अभी एक्सिस है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकता टाइगर ठीक है, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है और टाइगर इज रोरिंग नाउ। मेनी ऑफ द स्कीम्स हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग, so please do consider access schemes as part of your client recommendations and portfolios. I'm not getting into details of etc., the quality, style, etc., but just to give a small perspective, हमारा जो स्टाइल है वो है क्वालिटी एंड ग्रोथ। पिछले 2-3 सालों में, इनफैक्ट 4 सालों में क्वालिटी एज ए स्टाइल ने परफॉर्म नहीं किया है। उसके रीजंस हैं, slowly and steadily we are seeing that as the market got overheated, valuation महंगे हो गए, now people are moving to quality names, quality is slowly and steadily making a comeback, और हमारे पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स ही होते हैं। तो ये स्टाइल दोबारा से इन फेवर आने वाला है, धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है, एंड यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो आपके क्लाइंट को आप अभी प्रेप कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग पोर्टफोलियोज ताकि they get decent performance in the next 2 to 3 years, right? So that's the simple submission that I have here, and I will stop here. And if there are any questions pertaining to this slide or on the topic that we have discussed, if you have time, we can try and take. If not, obviously we will connect again after the fortnight, as Hitesh ji mentioned. And इसी को हम आगे ले चलेंगे। बिहेवियर के हमने आज ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन बायसेस किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बायसेस है, उसके कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस हम लेंगे, उसमें भी हम काफी इंटरेक्शन रखेंगे। मैं आपको सिचुएशंस दूंगा, आपसे रेस्पॉन्सेस लूंगा, फिर हम उस बायस को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था एंड यू हैव शोन द रियल पिक्चर कि कैसे 2018-19-20 के समय में एक्सिस वाज रूलिंग द चार्ट्स। ऑल योर फंड्स वेर द टॉप प्रोफाइल, टॉप क्वार्टाइल फंड्स। 21-22-23 में बहुत ही खराब समय गया। ऑलमोस्ट ऑल द फंड्स वेंट बॉटम प्रोफाइल, आई मीन बॉटम क्वार्टाइल। एंड अल्टीमेटली उसके बाद में इतने सारे चेंजेस हुए, विच आई एम श्योर सर आप अगले क्लास में जरूर डिस्कशन करिएगा कि आप लोगों ने क्या रियल चेंजेस किए जिस वजह से ये 2024 के मिड के बाद से आप लोगों का टर्न अराउंड हुआ। जिस वजह से आज मैं जब लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस देखता हूँ, ऑल द मेजर फंड्स दैट वी हैव सोल्ड फ्रॉम एक्सिस, वेदर इट इज द ब्लू चिप फंड और द स्मॉल कैप फंड और द मिड कैप फंड, ये हमने मेजरली बेचा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर उनके परफॉर्मेंसेस देखें तो लास्ट 1 ईयर में ऑल योर फंड्स हैव कम बैक इन द टॉप क्वार्टाइल रीजन। तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। वी विल ऑब्वियसली डिस्कस इन डिटेल अबाउट व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड, एंड दिस इज नॉट बाय फ्लूक, दिस हैज गॉट देयर बाय डिजाइन। सो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट। आज का सेशन आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आप लोग आपके सारे फीडबैक्स देख करके मैं कह सकता हूँ सर कि अब मुझे सेकंड क्लास का ज्यादा रिमाइंडर नहीं देना होगा किसी को भी। आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल 200 पीपल विल बी राइट देयर इन द क्लास एट 5 PM when we actually start on 28th of May. So I would request everyone कि आप लोग कंटिन्यू करिए, इसी उत्साह से आप लोग क्लास को अटेंड करिए। आई एम प्रीटी श्योर दैट इन द 4 क्लासेस वी विल लर्न अ लॉट, और इतना अच्छा अपना रहेगा तो द 5th क्लास सर विल बी फोर्स्ड टू कम टू कोलकाता कि जब 200 लोग इतना मन लगा के सुन रहे हैं तो उनके बीच में अगर हम फिजिकल क्लास लें। आई मीन दिस इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट द सर्टिफिकेट विच एक्सेस गोइंग टू गिव, ठीक है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको को मिलेगा, बट मोर देन दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी आर लर्निंग समथिंग एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी आर लर्निंग। सो आज का सेशन का मेरा जो की टेक अवे था कि बॉस, इफ यू वांट टू सेल म्यूचुअल फंड्स, इफ यू आर ट्राइंग टू सेल गोल्स, you're trying to sell dreams, strike system one for the client, make him imagine, make him visualize things, and things will follow. And बहुत ज्यादा डिटेल लॉजिक में हम लोग अपने आप घुस जाते हैं,
लेकिन पहले सिस्टम 1 को जरूर ट्रिगर करिए, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स. तो थैंक यू सो मच सर. आई कैन सी दैट देयर आर नो Thank you so क्वेश्चंस much. इन द सेशन, सो आई कैन कॉल इट अ डे फॉर टुडे, and we'll again meet on 28th of May, sir. Thank you so much, Hitesh ji. And thanks everybody for participating. Thanks, Subrata. I don't know if Subrata is there. And thank you so much. Bye-bye. Right, sir. Thank you so much. Take care, sir. Bye-bye. Bye. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.